हेलो स्टूडेंट, बीसीए फाइनल की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। बीसीए फाइनल का ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है पीएचपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें हम पहले सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। सेक्शन ए में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 10 से 11 प्रश्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर कुल 10 प्रश्न आते हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। विशेष बात ध्यान दें कि इन प्रश्नों के साथ में हमने जो आंसर दिए हैं वो हिंदी मीडियम में भी है, मतलब इंग्लिश में भी है और अंग्रेजी में भी है, ताकि वे स्टूडेंट जो अगर अपनी स्टडी इंग्लिश में करना चाहते हैं वो भी आसानी से इस वीडियो के साथ में अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है व्हाट इज पीएचपी एंड पीएचपी आईएनआई फाइल। जैसा कि हम अगर बात करें पीएचपी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीएचपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। जैसा कि स्टैटिक के लिए हम सिंपली एचटीएमएल का यूज़ करते हैं, लेकिन डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए मार्केट में या इंडस्ट्री के अंदर जो फेमस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है हमारी ASP.NET और PHP। ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए हमें इसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है, और PHP इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। मीन्स इसके लिए हमें कोई भी कॉपीराइट, कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। आसानी से हम इसका कोड कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और आगे हम सेल आउट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला ही प्रश्न दिया गया है पीएचपी क्या है, तो पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है लाइट वेट प्रोग्रामिंग, जिसका यूज डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। शुरुआत में इसका नाम पर्सनल होम पेज था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया। जैसा कि पीएचपी को जब भी हम रन करते हैं तो ये डायरेक्ट एचटीएमएल की तरह रन नहीं होगी। इसके कोड को रन करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में एग्जाम सर्वर, वैम सर्वर या लैम्प की जरूरत पड़ेगी। ये लोकल सर्वर होते हैं जो भी हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स पीएचपी को पर्सनल होम पेज बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इसे 1994 में डेवलप किया गया और इसके लिए हम एग्जाम, वैम्प या लैम्प जैसे सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। पीएचपी के साथ में हम डेटाबेस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल आदि डेटाबेस में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और पीएचपी का जो एग्जाम्पल है वो हमारी फेसबुक, अमेजन जैसी मल्टीटास्किंग वेबसाइट को इसमें डेवलप किया जाता है। जब भी आप पीएचपी का कोड लिखते हैं तो पीएचपी के कोड को हम इस तरह से लिखते हैं। पीएचपी इको का मतलब होता है स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। पहले प्रिंट का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम ज़्यादातर इको का यूज़ करते हैं। इको प्रिंट की तुलना में फास्ट होता है। और इसके बाद में इस पेज को सेव करेंगे हम जो भी नाम डॉट पीएचपी। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचपी का कोड डायरेक्ट रन नहीं होता, तो इसके लिए आप कंप्यूटर में एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और एग्जाम के htdocs में आप अपने नाम का एक फोल्डर बनाइए जहां पर इस hello.php को सेव कर देंगे। लेकिन पीएचपी के कोड को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोकल होस्ट या लोकल सर्वर कहते हैं। और जब भी हम ब्राउज़र के ऊपर लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज है जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, जो पेपर में आने की संभावना रहेगी, जिसका नाम है php.ini फाइल। इसे दोस्तों बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहा जाता है। मीन्स पीएचपी की एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे तो वहां पर हम यूज़ करते हैं अपनी php.ini फाइल। बेसिकली इसे फाइल एंडिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। मीन्स php.ini फाइल ये एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसका यूज पीएचपी एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहते हैं। इसका मेन काम ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर करना, अपलोड मैक्सिमम साइज को मैनेज करना, लॉग एरर को बताना और रिसोर्सेज की लिमिट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ मैटर इंग्लिश में भी रखा है ताकि वे स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वे भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है वेरिएबल।
जैसा कि आप सभी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, मीन्स इट यूज टू स्टोर एनी वैल्यू। लेकिन पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना अलग सभी प्रोग्रामिंग से अलग है। पीएचपी में जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डॉलर, मीन्स हम डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे और उसके साथ में अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमें इंट, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि यहाँ पर हमने दो वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो आप देख पाते हमने एक वेरिएबल लिया $A, दूसरा $B, दोनों में वैल्यू असाइन कर दी और $C के अंदर दोनों को ऐड कर दिया और इको से हमने $C को कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पर बता रहा है कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसका मेन काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है। पीएचपी में वेरिएबल उसी तरह काम करता है जैसे दूसरी लैंग्वेज में यूज किया गया है, यानी कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसमें डेटा को स्टोर करवाया जाता है। जैसे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर अगर वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। पीएचपी में वेरिएबल को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। वेरिएबल को पीएचपी में डिफाइन करने के लिए डॉलर का यूज़ किया जाता है और उसके बाद वेरिएबल के नाम को डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल। वही रूल्स है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए डॉलर का यूज़ करना है। किसी भी वेरिएबल की शुरुआत नंबर से नहीं होती, अल्फ़ाबेट से होती है। वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं होता, इसके लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये नियम होते हैं जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। ये कुछ मैटर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है डिफाइन अ फंक्शन इन पीएचपी। अब यहाँ पर आपको फंक्शन जो कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी आसानी से पढ़ चुके हो उनके बारे में बताना है कि फंक्शन क्या है। कि फंक्शन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड। इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जिसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन का मेन यूज कोड के रिपीटेशन को रोकना है। फंक्शन को एक बार बनाया जाता है, उसे कहीं पर भी कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। पीएचपी में फंक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, मीन्स जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उससे पहले कीवर्ड फंक्शन लगाया जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू यूज की जाएगी। फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। मीन्स कोड के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। बता भी रहा है कि फंक्शन का उपयोग कोड के रिप्लिकेशन को कम करने के लिए किया जाता है। फंक्शन एक तरह से कोड का ब्लॉक होता है जिसके जरिए हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन कोड का एक पीस है जो पैरामीटर के रूप में इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद में एक वैल्यू रिटर्न करता है। पीएचपी में फंक्शन अन्य लैंग्वेज के कार्य के समान होता है और इसको डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड की यूज किया जाता है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक कोई भी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन का नाम, पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू डिफाइन करते हैं। फंक्शन को हम यूज क्यों करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए और इजीली मेंटेन करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी अपन फंक्शन लिखते हैं तो कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। ये थ्योरी में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप रीड कर सकते हैं। ये आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि फंक्शन कैसे बनेंगे। जैसे आपने देखा कि फंक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे। अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हैं। मैंने सिंपली फंक्शन का एग्जांपल आपको समझाना चाहा है। इको के अंदर हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, तो पहले फंक्शन बनाए जाते हैं और उसके बाद में फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये आपको अगर सिंपली फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डेट फंक्शन। जैसा कि पीएचपी के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, मैथ फंक्शन। इसी तरीके से डेट फंक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज बेसिकली डेट और टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। टाइम फंक्शन अलग है, डेट फंक्शन अलग है। डेट फंक्शन का यूज डेट को शो करने के लिए किया जाता है और टाइम का यूज टाइम को शो करने के लिए। डेट फंक्शन में जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो यूज होता है हमारा वाई, एम और डी, ईयर, मंथ और डे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड के जरिए आप डेट और टाइम को शो कर सकते हैं। पीएचपी में डेट फंक्शन को डेट द्वारा डिफाइन किया जाता है
और इस प्रकार के फंक्शन से आप डेट और टाइम को आउटपुट में शो करवा सकते हैं। जब भी अपन डेट फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तब हम इस तरह से उसका सिंटैक्स लिखते हैं, लाइक डेट, फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप टाइम स्टैम्प को स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प रीडेबल नहीं होते और इसे समझने के लिए हमें डेट फंक्शन का ही यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप जो टाइम कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। मीन्स डिफॉल्ट में करंट डेट और टाइम को शो करता है, जैसे डी, एम और वाई। डी का मतलब हो गया यह मंथ की डेट को डिफाइन करेगा, एम का मतलब हो गया मंथ को डिफाइन करेगा और वाई का मतलब हो गया ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि टुडे इज, जैसे मैंने लिखा वाई, एम और डी, मेरा ईयर शो हो गया, मंथ शो हो गया और डे भी शो हो गया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन डेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्म एलिमेंट। बेसिकली फॉर्म का यूज यूजर इनपुट के लिए किया जाता है। ये चीज़ हम एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इनपुट फॉर्म या यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, हिडन टाइप, इस तरह के एलिमेंट का यूज़ करते हुए फॉर्म को क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस फॉर्म को हम PHP के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फॉर्म के साथ ही इंटरेक्ट करते हो और फॉर्म के जरिए आप यूजर की इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचा सकते हैं। एक फॉर्म में HTML टैग द्वारा इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, जैसे इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करेंगे और क्लोज के साथ में इसे क्लोज भी किया जाता है। फॉर्म का यूज़ हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। साथ में ही फॉर्म के जरिए डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन को डेटा में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के साथ हम बेसिक एलिमेंट यूज़ करेंगे, जैसे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। जब हम आगे एडवांस PHP की तरफ जाते हैं तब हम यहाँ पर गेट मेथड और पोस्ट मेथड का भी यूज करते हैं। जैसे लेबल का यूज़ लेबल शो करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ जब भी अपन यूज़र इनपुट लेता है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, रेडियो बटन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपको अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट और पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है कि गेट और पोस्ट क्या है। गेट और पोस्ट हमारे PHP फॉर्म के मेथड है। एक होता है गेट मेथड और दूसरा होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड का यूज़ अगर हम हमारे फॉर्म के अंदर करते हैं तो हमारी सबमिट की गई इन्फॉर्मेशन हमारी URL पर ही शो हो जाती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं होती। बेसिकली जब हम कोई PHP फॉर्म बनाते हैं और अपडेट का ऑप्शन अगर लगाएंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो फील्ड वैल्यू शो करता है, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली सेंड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पोस्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स गेट मेथड से भी HTML फॉर्म का डेटा कलेक्ट होता है। गेट मेथड की खासियत ये है कि अगर यूजर फील्ड पर कोई डेटा आता है तो वो कलेक्ट भी किया जा सकता है और डेटा ब्राउजर के एड्रेस पर भी आ जाता है। इस तरह से आप डिफाइन करते हैं गेट और पोस्ट। मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि गेट मेथड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। गेट मेथड से सबमिट किया हुआ डेटा URL में दिखाई देता है। गेट मेथड की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है। गेट मेथड से पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा को सेंड नहीं किया जा सकता। मैंने पहले डिफाइन भी किया था कि अगर आप गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो कोई भी सिक्योर डेटा सेंड ना करें। गेट वेरिएबल या क्वेरी के साथ में URL को बुकमार्क किया जा सकता है। तो ये होता है गेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी तरह पोस्ट का यूज सिक्योर एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा। पोस्ट का डेटा URL पे दिखाई नहीं देता। इससे क्या होगा, डेटा URL पे नहीं दिखाई देता और इस पेज को बुकमार्क भी नहीं किया जा सकता। तो ये होता है दोस्तों गेट और पोस्ट मेथड। मीन्स गेट इज अ नॉट सिक्योर वेयर एज पोस्ट इज अ सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है PHP मेलर। PHP मेलर का यूज बेसिकली आपको मिलता है ईमेल सेंडिंग की प्रोसेस में। जब भी हम PHP को यूज़ करते हुए कोई ईमेल सेंड की स्क्रिप्ट लिखते हैं तब हम इसके लिए PHP मेलर का यूज़ करते हैं। और PHP मेलर को हम बेसिकली PHP मेल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम CC, BCC, सब्जेक्ट के साथ साथ SMTP सर्वर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और जब हम PHP मेलर का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ बेसिकली मेल को सेंड करने की प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स ये एक तरह की क्लास लाइब्रेरी है जिसका यूज PHP में ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है।
इसमें मेल, सेंड मेल, क्यू मेल या डायरेक्ट टू एसएमटीपी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं ताकि सिक्योर तरीके से पीएचपी फॉर्म का यूज़ करते हुए ईमेल सेंड हो जाए। जिसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं $mail इक्वल टू PHP मेलर। बेसिकली किसी भी वेब सर्वर का यूज़ करते हुए अगर हम मेल सेंड करना चाहते हैं तो हम PHP मेलर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिलता है रेगुलर एक्सप्रेशन। जनरली जब भी अपन PHP के अंदर कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के लिए उसको बाद में वैलिडेट भी करवाया जाता है। तो वैलिडेट से पहले की जो प्रोसेस होती है उसको बोलता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशंस ये स्ट्रिंग को मैच करने का एक सर्च पैटर्न होता है। वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेज में देखें तो फॉर्म के वैलिडेशन में रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है। मीन्स जो भी हम वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म के साथ में हम बेसिकली अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे ईमेल सही है या नहीं, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, इस तरह के कंसेप्ट को वैलिडेट करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैच करना कि रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑपरेटर के जरिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हुए मैच किया जा सकता है। रिप्लेस करना, किसी भी वैल्यू को मैच करते हुए रिप्लेस कर देना। सर्च करना, किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए, और बाद में आता है लास्ट हमारा स्प्लिट कर देना। मीन्स इट वाइडली यूज फॉर ब्राउजर डिटेक्शन, फॉर्म वैलिडेशन, स्पैम फिल्टराइजेशन, पासवर्ड थ्रेड चेकिंग। इसके लिए हम बेसिकली अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करता है। मीन्स इट इज वेरी हेल्पफुल इन यूजर इनपुट वैलिडेट टेस्टिंग लाइक ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस। इन सभी को चेक करने के लिए हम अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा MySQL क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि PHP के साथ में जो डेटाबेस दिया गया है उसका नाम है MySQL के नाम से भी इसे जाना जाता है। और MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज करने के लिए किया जाता है। MySQL में जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके लिए हम वेरियस कमांड, जैसे आप लोगों ने SQL में पढ़ रखा है DDL, DML कमांड का यूज़ करते हैं। क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रिंकेट कमांड, इन सभी कमांड का यूज़ करते हुए हम अपनी PHP एप्लीकेशन को आसानी से डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। MySQL का इस्तेमाल PHP के साथ वेब सर्वर पर एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL का एब्रिविएशन माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। MySQL का इस्तेमाल एग्जाम्प और लैम्प वेब सर्वर के साथ किया जाता है, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे के साथ भी हम MySQL का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है। इसको विंडोज़, लाइनेक्स, मैकिन्टोश कहीं पर भी रन कर सकते हैं। और इसमें सारा वर्क जो किया जाता है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर होता है, और टेबल के अंदर होती है रो और उसमें लगाए जाते हैं कॉलम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट अ PHP एप्लीकेशन विद अ डेटाबेस। मीन्स डेटाबेस कनेक्शन बनाने का क्या मेथड है। मीन्स PHP में अगर MySQL के डेटाबेस को टेबल में स्टोर किए गए डेटा से मैनिपुलेट करना है तो पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं हो जाता तब तक टेबल के डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ज़्यादातर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए MySQLi मीन्स MySQL इम्प्रूव्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये PHP 5 और उसके अगले वर्जन को सपोर्ट करता है। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम MySQLi_connect, MySQLi_query और MySQLi_close मेथड का यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई भी कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले लोकल होस्ट का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड का नाम और किस डेटाबेस के साथ हम काम करना चाह रहे हैं उसे हम डिफाइन करेंगे। जब हम क्वेरी को प्रोसेस करवा लेते हैं तो उसके बाद में कनेक्शन को क्लोज किया जाता है, तो उसके लिए हम MySQLi_close का भी यूज़ करते हैं। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि हम कनेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे रखा गया है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसका आने की इस बार संभावना हो कि इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने शुरुआत में डिफाइन किया भी था कि अगर आप किसी भी PHP एप्लीकेशन में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो या तो आप इको का यूज़ करते हैं या प्रिंट का यूज़ करते हैं। पहले के एप्लीकेशन में प्रिंट का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के करंट सिनेरियो में हम इको का यूज़ करते हैं। इको प्रिंट की तुलना में फास्ट भी होता है। मीन्स इको का इस्तेमाल PHP में स्टेटमेंट को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है।
इको स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा पैरामीटर सेपरेट लगाए जा सकते हैं, ये ज़्यादा फास्ट होता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जबकि प्रिंट का इस्तेमाल भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर नहीं होता और ये इको की तुलना में स्लो होता है। तो यहाँ पर आपने सिंपली डिफरेंस जान लिया कि इको और प्रिंट क्या होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीसीए फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से करिए, इनको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का सेक्शन भी आपके लिए लाऊंगा ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, और उसके बाद एक और वीडियो में सेक्शन सी को आपके साथ में सॉल्व करूंगा। तब तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।